लिखो ईच अदर का प्रयोग, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के संबंध में, दो व्यक्तियों के संबंध में करना चाहिए। एवं वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए। The two boys helped each other. लिखो जल्दी इसको। कहता है कि ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए, क्या है, दो व्यक्तियों के संबंध में करना चाहिए, एवं वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर देखो द टू बॉयज, कितने लड़के हैं, दो लड़के हैं, तो दो लड़के हैं तो उनके बीच में, जैसे कहता है कि द टू बॉयज हेल्प्ड ईच अदर, दोनों लड़के क्या करते हैं, आपस का मदद करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पर बात दो लोगों की जा रही है, दो है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, ईच अदर। और अगर मान लो यहाँ पर अगर कोई चार होता, मान लो यहीं पर टू की जगह पर लिख दिया जाता फोर, द फोर बॉयज हेल्प्ड ईच अदर नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता, वन अनदर हो जाता। यानी ये चीज जो है अगर फोर के केस में रहता तो यहाँ पर ये वन अनदर क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन अभी जो है ये टू है, तो इसलिए ये सही है और ये क्या है, गलत है। चलो आगे देखो, हम जो है रूल 13 लिख रहे हैं, तब तक आगे तुम लोग लिखो फटाफट। यदि दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर आइदर और तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो समझो, कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नोर, ठीक है, से विभाजित हो तो वर्ब के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट क्या हो, आइदर हो
आइदर और या फिर नाइदर नोर हो। तो देखो इन सारे सेंटेंसेस में देखो आइदर लगा हुआ है और लगा है नाइदर, आइदर और, इसके बाद नाइदर और नोर, और सेम टू सेम यहाँ पर नाइदर और नोर लगा हुआ है, ये सब में कॉमन है। अब इन चारों में जैसे कि ये तुम्हारा दो और ये दो, इन दोनों में से एक गलत है और एक सही है। अब ये पता कैसे करेंगे? तो ध्यान क्या देना है कि सब्जेक्ट में अगर ये दोनों रहेगा तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसमें देखो सब्जेक्ट कितने हैं, देखो तो जरा, यहाँ पर देखो एक यहाँ पर ही है और एक यहाँ पर क्या है, दे है। उसके बाद इसमें देखो, इसमें पहला क्या है, दे है, और इसका यानी कि इसमें जो है तुम्हारा एक सब्जेक्ट है दे और दूसरा सब्जेक्ट है आई। इसका जो पहला सब्जेक्ट है वो क्या है, ही और दे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अब देखो इसमें अंतर क्या है, देखो इज और आर है, यहाँ आर और एम लगा हुआ है। अब यही हमको ध्यान देना है कि इन दोनों में से सही कौन सा है। अब ये सही पता कैसे चलेगा? तो बस यही देखना है कि बाद वाला जो सब्जेक्ट है, तो बाद वाला सब्जेक्ट कौन सा है, दे। दे का मतलब क्या होता है, वे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, इज एम आर में से क्या लगता है, आर लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया सही और ये क्या हो गया, गलत। ठीक है, कुल मिला के बात यही हुआ कि अगर आइदर और रहे, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, तो पहले वाले सब्जेक्ट को नहीं देखना है, दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम लगाएंगे वहां पर कि सिंगुलर वर्ब लगेगा कि प्लूरल वर्ब लगेगा। तो यहां पर चूंकि दे था प्लूरल है, इसलिए यहां पर इज न लग करके क्या लगेगा, आर लगेगा। आते हैं सेकंड में, यहां पर है नाइदर दे नोर आई, ना तो वे और ना ही मैं खेल रहे हैं। ठीक है, आइदर और इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि नाइदर हो गया तुम्हारा कि ना तो, ठीक है, नोर मतलब ना ही, यानी कि ना तो मैं ना तो वो। ठीक है, तो ये भागों में बांट दिया गया। तो अब इसमें भी देखो, इसका पहला प्रोनाउन हो गया तुम्हारा दे, प्रोनाउन बोल रहे हैं सब्जेक्ट, और आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये भी सेकंड सब्जेक्ट है। तो ये आई जो है वो क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, इज होगा, एम या फिर आर, एम होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है, एम लगा है, यहाँ पर आर लगा है, इसलिए ये गलत हो गया और ये क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, आगे देखो 14 नंबर, लिख लिया उन्हें, मिनट दे पूरा ना, लिखो। रिलेटिव प्रोनाउन दैट, रिलेटिव प्रोनाउन दैट के प्रयोग को, के प्रयोग को who which what, फर्स्ट केस एडजेक्टिव सुपर डिग्री। हो गया, इसको लिख लिए, चलो। हम्म,
वाक्य में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो, प्रोनाउन का प्रयोग हो जैसे what is it that troubles you? दो एंटीसीडेंट का प्रयोग हो, the boy and the dog which had entered. लिखो जल्दी। 14 नंबर देखो, रूल कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट के प्रयोग को हु, विच या व्हाट की जगह ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। चलो, रिलेटिव प्रोनाउन में दैट आता है, जान रहे हो ये बात, पहले लिखवा है ना, तो याद तो होगा नहीं, पीछे देखना पड़ेगा निकाल करके। रिलेटिव प्रोनाउन दैट के प्रयोग को हु, विच या व्हाट की जगह ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। जैसे कब पहला रहेगा तुम्हारा एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में हो तब। अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है बताओ? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा है, कोई उससे अच्छा है और कोई सबसे अच्छा है। ठीक है, तो गुड जो हो गया वो क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद बेटर क्या हो गया? वो कंपैरेटिव ना। उसके बाद बेस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव, मतलब सबसे बेहतर। तो देखो इसमें सुपरलेटिव डिग्री क्या है, कहता है देखो बेस्ट है, यहाँ पे देखो तो है ना सुपरलेटिव डिग्री। तो इट इज दैट बेस्ट दैट आई कैन डू, यहां भी सेम टू सेम चीज है, देखो बेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर है दैट और यहां पर है विच। और क्वेश्चन में ऊपर में रूल में ये कह रहा है कि अगर तुम्हारा हु, विच या व्हाट अगर है तो उनसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलेगा? दैट को मिलेगा। यानी कि अगर दैट लिखा है तो वो सही है, और बाकी जो तुम्हारा विच हो गया, व्हाट हो गया, ये सारी चीजें जो है वहां पर कोई मायने नहीं रखती हैं। यानी इंपॉर्टेंस किसका है? दैट का। तो ये सही और ये क्या है? गलत है। उसके बाद है कि वाक्य में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जिससे क्या पूछा जाए? क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखो कहता है कि व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू, क्या है वो जो तुम्हें परेशान करता है। ठीक है, तो व्हाट इज इट, देखो यहाँ पर व्हाट है, ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। किस तरह का प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दैट है और यहाँ पर क्या लिखा है? व्हाट लिखा हुआ है। तो ये जो तुम्हारा दैट है ये क्या है? सही है, और यहाँ पर ये क्या है? गलत है।
उसके बाद जब दो एंटीसीडेंट का प्रयोग हो जिसमें कोई एक व्यक्ति हो और दूसरा कोई जानवर हो, जैसे दो लोग हैं सेंटेंस में, उसमें एक होना चाहिए कौन, व्यक्ति, और दूसरा कौन होगा, जानवर होगा। तो जब ये दोनों रहेंगे तब भी वहां पर दैट का ही महत्वपूर्ण रहेगा, दैट ही ज्यादा प्रेफरेंस उसको मिलेगा। द बॉय एंड द डॉग दैट हैड इंटर, देखो यहाँ पर क्या है कि एक लड़का है और एक कुत्ता है, तो इन दोनों में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, दैट को या फिर विच वाट वगैरह को। ठीक है, तो इसमें देखो तो दैट किसमें लगा हुआ है, फर्स्ट वाले में लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या लगा है, विच लगा है, इसलिए ये क्या हो गया गलत और ये क्या हो गया सही हो गया। समझ में आ गया ना, ये तीन है, इसके अंदर अभी और भी रूल है, 14 के अंदर में ही और भी रूल है, ये तीन है, अगला लिखो। फोर्थ नंबर, पूरा उतार लिया था इसको ना। फोर्थ नंबर, ऑल एनी सम, ऑल एनी सम नथिंग आदि का प्रयोग। All that glitters is not gold. Glitters is not gold. All which glitters, all which glitters is not gold. Rule 15. इट का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। टाइम, दिन, डे, अथवा घंटे। It is 5 o'clock. देखो इसको समझ लो पहले। 14 का जो तुम्हारा फोर्थ रूल कहता है कि ऑल, एनी, सम, नथिंग आदि का प्रयोग अगर होगा तो वहां पर भी दैट को ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। कहने का मतलब है, देखो ये जो लिखा हुआ है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वो सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑल है ना, और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, देखो तो ऑप्शन में ऑल दिया है,
यानी कि ऑल अगर रहेगा तो वहां भी दैट का यूज जो है तुमको ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखो कि ऑल, एनी, सम, नथिंग आदि का प्रयोग में अब इन दोनों में यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारा दैट, लेकिन यहाँ पर कोई दैट नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा है, विच लिखा है। तो इस हिसाब से ये क्या है, सही है और ये गलत है। क्लियर है। उसके बाद इट का प्रयोग, ये 15 रूल है। इट का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। इट जो है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करोगे ये समझना है। तो कहा न्यूट्रल, एल है ये, न्यूट्रल इट का प्रयोग सब्जेक्ट नहीं रहने पर, अगर मान लो कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया है तब वहां पर हम इट लगाएंगे। किसके लिए, तो मान लो टाइम के लिए, दिन के लिए और घंटे के लिए। कैसे करेंगे, जैसे इट इज 5 o'clock, ठीक है। तो इसमें कोई सेंटेंस नहीं था, जैसे मान लो 5 o'clock लिखा होगा डायरेक्टली, तो हम उसमें क्या लगा देंगे, इट, इट इज 5 o'clock, ठीक। अगर इट नहीं रहेगा, अगर इट नहीं रहेगा तब हम उसको कैसे लिखेंगे, द क्लॉक स्ट्राइक्स 5, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है, 5 बज गया ना, दोनों का मतलब है। उसके बाद अगर इट रहेगा तो क्या लिखोगे, इट वॉज मंडे, और अगर इट नहीं रहेगा तब क्या लिखना होगा, द डे वॉज मंडे, दोनों एक चीज है, ठीक है। तो यही ध्यान में रखना है कि अगर ईट रहेगा तो कैसे लिखेंगे और ईट नहीं रहेगा तो किस तरीके से लिखेंगे। ये ईट का जो था तुम्हारा, ये पहला रूल था, ईट का ये पहला रूल था। उसके बाद जो है एक और इसका रूल है कि ईट का यूज और कहाँ हो सकता है। इसको उतारो पूरा, ऊपर वाला तो लिख लिए होंगे, उसी में लिखते हैं आगे। इधर कहाँ तक लिखे हो, 2 लाइन लिखे हो बस। सेकेंड है, ईट का प्रयोग डमी सब्जेक्ट के शब्द रूप में भी किया जाता है। It is difficult to play stocks. नीचे वाला हो गया ना पूरा। ईट का प्रयोग होता है, ईट का प्रयोग वाक्य को जोरदार बनाने के लिए।
देखो अगला समझो, कहता है कि ईट का प्रयोग डमी सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। डमी का मतलब जानते हो? हाँ, रख दो रख दो, बाद में देख लेना। क्या होता है डमी का मतलब? क्या? डमी मतलब पता है? बताओ। हाँ, नकली टाइप में कुछ ना। दुकान उकान में जाते हो, मोबाइल दुकान में, तो सामने देखते हो वो ड्रावर में उसका रखा होता है कई सारा फोन, जो बस दिखता है फोन के जैसा, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। तो एक मॉडल तैयार किया होता है ना बस। जैसे कि मान लो अगर कोई इंडस्ट्री वगैरह कोई बनाना चाहता है, तो इंडस्ट्री के लिए एक डमी प्रोजेक्ट बनाता है, यानी कि एक जो है बिल्डिंग जैसा बनेगा उस टाइप से एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। एक बिल्डिंग बना देगा, छोटा छोटा कार उसमें रख देगा, मतलब इतना बड़ा मान लो कि कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है उसको। उसी में सारा चीज रास्ता वास्ता जो है तुम्हारा, उसके बाद पहाड़ वगैरह उसमें बना दिया। मतलब लगेगा कि बिल्कुल एक जो है छोटा लोगों का क्या है वो शहर है। मतलब वो एक डमी तैयार करता है, मतलब हू बहू एकदम जो ओरिजिनल चीज है उसी का जस्ट कॉपी बनाता है। तुम उसको हाथ में भी लोगे, जाते हो ना मोबाइल दुकान में, देखता है कि यहाँ देखिए इस टाइप का ही फोन मिलेगा। मान लो फोन रहता है बॉक्स में रहता है पैक, और हर फोन को तो निकाल के दिखाता नहीं है, तो वही फोन दे देगा, तो सोचोगे कि उसमें खोल के गेम खेल लें, अच्छा चैटिंग कर ले, तो नहीं होने वाला है, वो खाली बस दिखता है ऐसा है। हाँ, नकली समझ लो, ठीक है, उसी का जैसा। अब कहता है कि डमी सब्जेक्ट के ग्रुप में, मतलब हाँ, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट अगर नहीं हो, चाहे सब्जेक्ट के जगह पर उसको यूज करना हो, तो देखो इट इज डिफिकल्ट टू प्ले स्ट्रोक्स, तो इसमें जो रियल सब्जेक्ट है वो ये है, स्ट्रोक्स, टू प्ले स्ट्रोक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज न करके उसके जगह पर क्या यूज कर दिया गया? ईट का। तो ये क्या हो गया, ईट जो हो गया वो डमी सब्जेक्ट है यहाँ पर। दूसरा है कि निम्नलिखित स्ट्रक्चर में ईट का प्रयोग होता है। अगर देखो ऐसा स्ट्रक्चर रहे, यानी कि पहले सब्जेक्ट रहे, बाद में वर्ब, उसके बाद ईट का प्रयोग होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट क्लॉज या फ्रेज होता है अंत में। जैसे ये है कि इट थिंक इट वॉज टू बी सॉल्व्ड, तो अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के जगह पर यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? इट यूज हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट इधर ऐसा दिख नहीं रहा है। अगला है कि इम्फेथिक ईट का प्रयोग वाक्य को जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कहता है कि इट वाज ही हु हेल्प्ड मी, ये वही था, ठीक है, जिसने क्या की? मेरी मदद की। अब इसको आसानी से भी बोल सकते हैं कि उसी ने मेरी मदद की, बोल सकते थे नॉर्मल, लेकिन अब हम जोड़ बता रहे, जैसे कि मान लो कि हमको जरूरत चाहिए था, कोई मदद करना था, और कोई मेरा मदद किया नहीं, और मान लो कोई सामने आ गया, वही दोस्त यार जिससे मदद मांगे थे वो मदद नहीं किया। अब हम उसको बोल रहे हैं कि देखो ये वही था जो मेरा मदद किया था, ऐसे बोलते हैं ना। अब ऐसा अगर बोलेंगे तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। अब अगर नॉर्मल देखो ये मेरा मदद किया था इसे, तो थोड़ा सा एक नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर उसी को जोरदार तरीके से बताना है कि देखो यही था जो इसने क्या की, मेरी मदद की, तो सामने लोग लगा कि देखो थोड़ा सा गुस्सा में भी है ना, बता रहा है कि तू तो नहीं किया लेकिन देखो मेरा मदद कर दिया। तो सेंटेंस को थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाने के लिए, थोड़ा जोरदार बनाने के लिए उसमें भी इट का प्रयोग होता है। और भी है इसका यूज, बाकी अब अगले क्लास में। आज इतना ही।